ये जो एक और आईनी तरमीम की बात हो रही है, मुझे मालूम है कि आप तो ये कह रहे थे कि पहले की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी एक और लाने की जो है वो तैयारी हो रही है, एक और आईनी तरमीम की भी कहीं ना कहीं से हम बाज़कश वो सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कि चले जो असूली तौर पर तो ना सही, लेकिन जो ये साकिब भी बात कर रहे हैं कि लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, गैप्स हैं जो नजर आ रहे हैं, तो उनको फिल करने के लिए क्या कोई 27वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है या लाई जानी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, साकिब बशीर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी गुफ्तगू की है, मैं उसको सेकंड करता हूँ। उसमें ऐड ऑन करते हुए एक चीज़ आज करूँगा कि ये जो अनोमली है इसके अंदर फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जुडिशल कमीशन के लिए, ये वाकई एक डेफिशिएंसी है। इस पे जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक आपने एक अमेंडमेंट की, आपने एक्ट दे दिया और उसके बाद फिर एक डेफिशिएंसी आई, आपने उसको कवर करने के लिए और अपनी चीजों को मनूवर और मैनेज करने के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस दे दिया। अब मैं समझता हूं उस पर भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने हर बदलती हुई सिचुएशन के साथ आपने अमेंडमेंट करनी है तो फिर आपको 30-40 ऑर्डिनेंस और उसके नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जो सिचुएशन हो उसमें वो जो फिट होता हो आप उसको कर ले। तो मैं समझता हूं कि अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अगर क्लैरिफिकेशन भी देती रहे तो उसकी क्या हैसियत है। जब आइन है, आइन को आपने अमेंड करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या उस अमेंडमेंट को जिसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, क्या वो किसी एक्सप्लेनेशन से दुरुस्त हो सकती है? बिल्कुल गलत है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ये इन्होंने इतनी जल्दी में की, वो जैसे हम अपना एक मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं ना, रश जस्टिस, क्रश जस्टिस, हरी बरी, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने रात की तारीकी में ये 26वीं तरमीम की थी उसके अंदर ये भूल गए कि हमने ये चीजें करनी है। अब वो बहुत सारी ऐसी उस 26वीं तरमीम के अंदर बुनियादी गलतियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, जिनकी वायरीज को चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको कंसीडर करते हुए इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। तो अब उनको ये याद आया है कि ये तो इतने लैकुना, ये इंटेंशनल लगता है। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आपको ये इंटेंशनल लगता है या अनइंटेंशनल है, ये जो गैप्स आपको नजर आ रहे हैं? ये इंटेंशनल नहीं है, ये उस तेजी की गलतियां हैं जो आपने जल्दी करने के लिए, आपको इमरजेंसी थी 25 तारीख वाली कि 25 जो दिन रात सुबह शाम, एक वो जैसे दवाई का शेड्यूल होता है ना, सुबह दोपहर शाम आपने, तो ये 25 जो था उस शेड्यूल का हिस्सा था। उस 25 से ये चीजें पहले करने की वजह से उन्होंने जल्दी में, और जिस तरह रात को ये सारी, मैंने तो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने मुल्क में और किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी लेजिस्लेशन नहीं देखी जैसे ये लेजिस्लेशन की गई। तो मैं समझता हूं उस खौफ और उस जल्दी में और किसी का रास्ता रोकने के लिए कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो उस वजह से ये गलतियां रहेगी और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आ गया, ऑर्डिनेंस भी आ गया, लेकिन कमेटी जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब है या अफरीदी साहब, उन्होंने आके आते ही वो उसको ठीक कर दिया। अगर इसका मतलब रहमान भाई ये हुआ कि जो काजी फैज ईसा साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और उसके बाद बेंच भी जो बनाया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और फिर जो फैसला है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? 1972 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 139, आसमा जिलानी केस की रोशनी में अगर बुनियादी चीज गलत है और उसके ऊपर जितनी मर्जी को छाप बना ले, ऑर्डर आ जाए, बिल्डिंग बन जाए, वो सब की सब इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर होगी। वो नहीं हो सकती। अच्छा जहांगीर जदूल साहब, आपकी इस पर क्या राय है? ये अगर ये गैप्स हैं तो आपके ख्याल में ये क्या है, क्यों है? और फिर ये जो जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, क्या ये वाकई आपको भी बड़ा चैलेंज लग रहा है इस वक्त जिस तरह से ये होगा काम? बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पे इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि पार्लियामेंट का बुनियादी अख्तियार तो है कि वो जो लेजिस्लेशन करे, अमेंडमेंट करे, लेकिन आइन को जब अमेंड कर रहे हैं तो आइन तो 25 करोड़ अवाम का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक मतलब एक ग्रोह फिरके का नहीं है। वो तो अवाम जो पीपल ऑफ द पाकिस्तान है उनका स्टेट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं किसी भी सूरत में, तो लोगों को पता होना चाहिए। रात के अंधेरे में अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, या ऐसी तरमीम जिस पे आप मौका ही नहीं दे रहे कि या स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन की जाए, कोई डिबेट हो, कोई सेमिनार हो, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, इस तरह पहले बात होती है, इसमें ये लेक्यूने हैं तो फिर ना होते। ये तो देखे ना, जिस तरह रियासत आजाद ने, साकिब बशीर साहब ने एनालिसिस किया, 25 से पहले जो है अब क्या जरूरत थी इसकी तरमीम की, या आप 6 महीने पहले कर लेते या 2 महीने बाद कर लेते। लेकिन एक उन्होंने जो सबसे इसके पीछे मुहरकात थे, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन उनकी जो अगली प्लानिंग है शायद उसमें ना कामयाब हो सके, क्योंकि जैसे ये अफरीदी ने आते ही पहला जो शॉट खेला है वो यही है कि कमेटी को दोबारा बहाल कर दिया है, तो उससे कुछ मेरे ख्याल में इनको दचका लग गया जो ये प्लान कर रहे थे। उस कमेटी में पहले वाला काम, जदून साहब, उस कमेटी ने जो है वो आईनी मामलात जो जाहिर बात है जो बेंच सुनेगा उसका तो तयन नहीं करना, वो तो कमेटी जो है वो जो दीगर केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो फौजदारी केस होंगे, बाकी जो केसेस हैं, वो उन्हीं के हवाले से जो है वो फैसला करेगी। तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो तश्कील नौ है, ये हुकूमत को किसी तरह से इंपैक्ट कर सकती है या हुकूमत के इंटरेस्ट को? नहीं, देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो पहले आया है ना, उसमें तो बेंचेस का जिक्र नहीं है कि आईनी बेंच है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करा। हालांकि वो भी मेरे पर्सनल व्यू में भी गलत है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त इन्होंने ये समझा कि चीफ जस्टिस के हाथ से ताकत निकाल दें और पार्लियामेंट के हाथ में। देखिए जो आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अख्तियार देता है कि वो अपनी रूल ऑफ बिजनेस आइन के तहत बनाते हैं जिनकी लॉ के ऊपर वैल्यू होती है। तो जब आपने अपने इंटरनल मामला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर या जुडिशियल के अंदर अगर पार्लियामेंट को ये अख्तियार दे दिया, उसको ऑन बोर्ड कर लिया पार्लियामेंट को, तो लेट्स से अगर ये कहते हैं ये भी कमेटी हम 5 की बनाते हैं, कल को 5 भी जो है जज है वो अपनी कोई ऐसा फैसला करते हैं जो कमेटी की कंपोजिशन जो है गवर्नमेंट को फेवर नहीं करती, फिर वो कहेंगे कि हम आप 7 जजों की कमेटी बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जुडिशरी के इंटरनल मामलात में जब इस तरह पार्लियामेंट इंटरफेरेंस करेगी तो फिर जुडिशियल के जो आजादी है अदलिया की उस पर कदरन आ जाएगी, और ये पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल बेसिक फीचर जो है वो उसके अगेंस्ट है कि कोई भी एक्ट जो है या आईनी तरमीम जो है। अब इस वक्त एक बहस ये भी है कि जजेस की तादाद को बढ़ाना है और उसके लिए भी बिल आ सकता है, और इस प्रपोजल पर आप समझते हैं जो है वो काम होना चाहिए, या अगर ऐसा होगा तो वो ठीक होगा काम? देखिए अब जो भी काम हो रहा है ना, वो उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे बेसिक काम होता है कि लेजिस्लेचर की, देखिए ताकत है लेजिस्लेचर, सबसे सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट, वो कानून भी बनाती है, वो आइन भी बनाती है, वो आइन के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकती है, वो कानून भी बना सकती है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी निकाल सकता है, ऑर्डिनेंस को रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट एंडोर्स भी करती है। लेकिन आपने देखना है कि इंटेंशन इसके पीछे क्या है। अब क्यों जो है ये हर चीज एक में गलती करके दूसरी में रेक्टिफाई करते हैं। अब ये देखें ना, गवर्नमेंट हर सूरत में चाहती है कि बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे, पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहे। कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आईनी बेंच हो, कोई कमेटी हो, वो उसके अंदर किसी भी तरह गवर्नमेंट की जो सोच है या गवर्नमेंट की जो तरीकाकार है उसको डिस्टर्ब न किया जाए। लेकिन ये नामुमकिन है। देखें आप जो मर्जी सोचें, जो मर्जी सोचें आप करें, लेकिन हर काम आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो सकता। राइट, मगर रियासत अली आजाद साहब, हुकूमत ये कह रही है कि आप ये तरीकाकार पर अब इतनी ज्यादा बहस हो गई है, इतना ज्यादा फोकस हो गया कि आप ये नहीं देख रहे कि सब्सटेंस जो है वो क्या है। सब्सटेंस ये है कि हम जो है वो पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, इंटरफेरेंस जो है वो कम कर रहे हैं, जजेस की तादाद अभी जाहिर बात हो सकता है वो भी जो है वो बढ़ जाए। तो क्या तरीकाकार को सब्सटेंस से अलग किया जा सकता है या आईनी तरमीम के मामले में, या इस पे नतीजे में जो गैप होल्स हैं या अदलिया की जो वर्किंग है, आपको लगता है कि इससे जो है वो बेहतर हो जाएगी और उसको हम ये जो तरमीम के तरीकाकार है उससे अलग करके को मेरिट पर देख सकते हैं जो कुछ चेंजेस हुकूमत लेकर आई है? उसमें रहमान भाई 2 बातें हैं। सबसे पहले एक तो है कि जी जुडिशल रिफॉर्म की बात है, जी पब्लिक के लिए करना चाह रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके अंदर 25 से 30 लाख केसेस पेंडिंग है जिसका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स तक मैक्सिमम लोग लिटिगेशन लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जजेस की इस वक्त तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब चूंकि या अफरीदी साहब ने जैसे आते ही कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूट की और केसेस मुख्तलिफ बेंचेस को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एलोकेट कर दिए, तो उसके बाद हुकूमत को अब फिर से एक एप्रीहेंशन है कि ये ना हो कि वहां पे मेजॉरिटी हमारे खिलाफ हो तो हम ऐसे जजेस लाएं जुडिशल कमीशन के जरिए, चूंकि वहां पे मेजॉरिटी तो हुकूमत की है, तो ऐसे जजेस लाए जाएं और इस चीज को, उस मेजॉरिटी को टैकल किया जाए कि ये एप्रीहेंशन मैं समझता हूं, मेरी जाती राय आप डिसएग्री कर सकते हैं, एक ये हो सकती है। लॉ जो होता है ना वो दैट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड एंड इंटेंशन ऑफ बोना फाइडी होना चाहिए। मेलस पे मबनी लॉ इज अ बैड लॉ। आप अगर रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों लाना चाह रहे हैं? 42 जजेस की कमी है पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर। आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 17,000 केसेस पेंडिंग है, जैसे मैंने नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के केसेस गिनवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 187 केसेस है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, और फेडरल शरीयत कोर्ट में 185 केसेस है। तो अगर आप बढ़ाने पेंडेंसी ऑफ केसेस पर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है मैं रियासत साहब, ये जरा जो जुडिशियल रिफॉर्म्स वाला मामला और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पार्लिमान और अदलिया के जो मामलात हैं, क्या वो को बेहतर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे?